सेशन के में शुरुआत जो है अपने गुरु को याद करते हुए, जिस गुरु ने कहा था, जो एक उनका कोट है जो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करता है, अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। ये कोट मेरे परम पूजनीय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का कोट, जो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करता रहता है कुछ अच्छा करने के लिए। अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है, रियलाइज योर वर्थ एंड बिलीव दैट यू आर यूनिकली मेड बाय द ऑलमाइटी इन द वर्ल्ड। यह हम सभी के लिए लागू होता है। यदि हम अपने रियल वर्थ में जाएं तो सभी के अपना आत्मा इतना ऊंचा रहेगा कि आप सभी सर्वश्रेष्ठ अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे कि हमने चर्चा किया था, ये फैकल्टीज ऑफ माइंड, मन ही सब कुछ है। मनुष्य क्या है? ह्यूमन ह्यूमन इज माइंड इंडीड वनली। तो माइंड, यदि मनुष्य का मन से ही सारा कुछ है, मन निकाल दीजिए तो मनुष्य कुछ नहीं बचता है। तो मन को 3 भागों में बांटा गया है, स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। एक तो फैकल्टी ऑफ थिंकिंग, जिसे विचारना शक्ति कहते हैं या संस्कृत में आलोचना शक्ति कहते हैं। और दूसरा फैकल्टी ऑफ फीलिंग, भावना शक्ति से हिंदी में कहते हैं। और तीसरा फैकल्टी ऑफ विलिंग, जैसे इसका कहते हैं कि हम इच्छा शक्ति कहते हैं इसको। तो फैकल्टी ऑफ थिंकिंग को कैसे सब्लिमेशन करते हैं, इसकी चर्चा पहले हम कर चुके हैं। आज फैकल्टी ऑफ फीलिंग की चर्चा करेंगे हम। अब इसमें सब्लिमेशन ऑफ भावना शक्ति, भावना शक्ति से आप सभी समझते हैं कि पहले शक्ति क्या है, भावना क्या है, सब्लिमेशन क्या है। मैं थोड़ा सा बेसिक लेवल पर आ जाता हूँ मैं। जैसे यदि फिजिक्स के हिसाब से आप एग्जाम्पल लें तो एनर्जी क्या रहती है? किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता रहती है, उसके अंदर इनर पोटेंशियल रहता है, उसको एनर्जी कहते हैं, जो मैनिफेस्ट होता है। लेकिन यदि इसको पावर की बात करें, जिसे हिंदी में हम शक्ति कहते हैं, तो किसी काम को बहुत जल्दी आप कर लेते हैं तो कहते हैं कि वो पावर उसका ज्यादा है, जैसे हॉर्स पावर कहते हैं, इंजन कहते हैं। यहाँ पर भावनाएं क्या होती है कि भावना से आपको शक्ति जो मिलती है, जो कार्य निष्पादन करते हैं उससे कार्य निष्पादन करने में बहुत शक्ति मिलती है। और भावना शक्ति क्या होती है? विचार शक्ति के लिए ऊर्जा का काम करती है। केवल विचार से मनुष्य काम नहीं कर सकता है, विचार उसकी नींव जरूर रखता है, लेकिन उसके अंदर भावना जरूर होनी चाहिए। अब सब्लिमेशन ऑफ भावना शक्ति का तात्पर्य हमारा क्या है कि जो हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो 2 तरह की भावनाएं होती हैं, जिसे एक प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया था। एक भावनाएं होती है जिसको हम निगेटिव इमोशन कहते हैं, और दूसरी भावनाएं होती हैं जिसे हम पॉजिटिव इमोशन कहते हैं। अब निगेटिव इमोशंस क्या होता है और पॉजिटिव इमोशंस क्या होता है? एक इमोशन, एक भावना जो दूसरे मनुष्य से जोड़ती है, ठीक है, और जो और आपको प्रसन्न भी करती है। आप जब से जुड़ेंगे तो आपको जोड़ती है, उसको पॉजिटिव इमोशंस कहेंगे। लव, अफेक्शन, एप्रिसिएशन, आप इसे समझ सकते हैं। दूसरा जो है निगेटिव इमोशंस क्या है? जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य से हटाती है और आपका डाउनफॉल भी करती है। ईर्ष्या हुआ, द्वेष हुआ, लोभ हुआ, दी आर द निगेटिव इमोशंस है। सब्लिमेशन प्रक्रिया के तहत हम जानेंगे कि कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत हम निगेटिव इमोशंस, हमारे जो ऋणात्मक जो है निगेटिव भावनाएं हैं, उसको कैसे हम धनात्मक में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके जानने की प्रक्रिया है। तो सब्लिमेशन ऑफ भावना शक्ति को यदि परिभाषित करने की कोशिश करें हम, तो यह एक रूपांतरण है जिसमें कि ऋणात्मक इमोशन से हम धनात्मक भावना की तरफ जाते हैं। इस प्रक्रिया का नाम ही अब सब्लिमेशन है। अब आगे चलते हैं। अब सब्लिमेशन में फैकल्टी ऑफ फीलिंग में जब जाएंगे आप, तो इसके लिए 4 मैंने पॉइंट दिए। बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन आज मैं केवल 4 पॉइंट पर डिस्कस करूंगा मैं। एक है कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि बहुत युवा पीढ़ी काम कर रही है, पैसे भी कमा रही है, लेकिन उनका मेंटल हेल्थ का इशू बहुत ज्यादा आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, इसकी हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मैंने एक नई फिलॉसफी ऑफ वर्क, काम करने की एक नई दर्शन को प्रपोज कर रहा हूँ आपके सामने। आप भी प्रबुद्ध जन है, इसको आप सराहेंगे, समझेंगे आप। दूसरा है प्रत्यक्ष भावना। प्रत्यक्ष भावना की हम चर्चा करेंगे। ये भावना क्या रहती है कि जो आपकी जो प्रेजेंट भावना है उसके इसका प्रतिपक्ष मतलब इसका उल्टा भावना की करना पड़ता है। जैसे क्रोध को प्यार से जीतने की बात रहती है। तीसरा पॉइंट हम चर्चा करेंगे फॉरगिवनेस, क्षमा। क्षमा क्यों जरूरी है, क्षमा किसके लिए जरूरी है, क्षमा कैसे करें, क्यों करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कैसे हमारे फैकल्टी ऑफ फीलिंग को बढ़ाता है। और लास्ट में चौथा पॉइंट है प्रार्थना। और प्रार्थना से कैसे हम फैकल्टी ऑफ फीलिंग को सब्लिमाइज करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब जो प्रेजेंट फिलॉसफी ऑफ वर्क है, जो आज हम सभी मैं अपने आप को इंक्लूड करता हूं, हालांकि मैं रिटायर कर चुका हूं मैं,
लेकिन फिर भी आप मानेंगे कि जो हम प्रेजेंट वर्किंग जो फ़िलॉसफ़ी है, हमारा जो दर्शन है, वो इसलिए है कि हम एक आजीविका का आह्वान कर सकें, जीवन कर सकें, हम लिवलीहुड कर सकें हम। एक क्या है कि हमें पैसा मिले, एक और वेल्थ, बहुत सारे पूँजी इकट्ठा कर लें, घर घर बना लें, बिल्डिंग बना लें अपना, बहुत सारे वेल्थ इकट्ठा करें और इसके साथ-साथ हमारे पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए, पावर पोज़ीशन भी होना चाहिए। ये मुख्यतः 3 कारण होते हैं, जिन कारणों से हम कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन ये 3 कारणों से आज का जनरेशन या पिछले का जनरेशन भी काम करता था। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्यों इ इस पोज़ीशन के बाद भी आदमी अपनी ज़िंदगी को आनंदमय नहीं बना पा रहा है? ज़िंदगी को एन्जॉय क्यों नहीं कर पा रहा है? और और ये इस फ़िलॉसफ़ी ऑफ वर्क में क्या ख़ामियाँ हैं और नए फ़िलॉसफ़ी ऑफ वर्क क्या है? उसमें क्या विशेषताएँ हैं? उसको आगे समझने की कोशिश करते हैं हम। जस्ट अ मिनट। ईशा 1 मिनट जरा आना ज़रा। स्लाइड क्यों नहीं बढ़ रहा है? जस्ट अ मिनट। स्लाइड क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? 7 स्लाइड। क्या टॉप हो रहा है? 7 इस नीचे कैसे आएगा? नेक्स्ट स्लाइड करो ना तो। हाँ, नेक्स्ट करो। न्यू फिलॉसफी ऑफ वर्क, नया दर्शन क्या कहता है कि आपकी जो जो भी गतिविधियाँ करते हैं, वह जो भी कार्यवाही आप एक्टिविटीज़ करते हैं डे टू डे में या वर्क के लिए करते हैं, वह एक माध्यम है जिससे हमारी प्रतिभा और हमें क्षमता का प्रदर्शन करने का एक माध्यम है। कार्य जो हम करते हैं वह हमारे करुणा और प्यार को दर्शाने का एक माध्यम हो सकता है, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं। और हमारी अच्छाई और हमारे स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करता रहता है। यदि इस एक्टिविटीज़ को यदि माने हम, इस चीज़ को माने हम, तो हमारे कार्य करने के प्रति दृष्टिकोण अलग हो जाता है। अब देखिए डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, वो नॉर्मली तरफ से देखेंगे कि यह हमारे अंदर से बाहर की तरफ आता है। इसे एक उदाहरण की तरफ से समझते हैं कि जब आप एक अंडा लेते हैं और अंडा को जब ऊपर से बल लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो उसके अंदर जो जीव होता है उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन जब वह अपने इंटरनल फोर्स से जो ब्रेक करता है अंडा, तो उसके बाद से उसे नई लाइफ बिगिन करती है। कहने का आशय क्या है कि ऊपरी तरह से बाह्य दबाव से जो भी आप काम करेंगे, उसमें आपका पोटेंशियल इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन आप इंटरनल फोर्स यदि उसे करेंगे, तो आप अपना पोटेंशियल मैनिफेस्ट होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आंतरिक बढ़ाव को वो करें, आंतरिक शक्ति को बढ़ावा करते हुए आंतरिक प्रतिभा को अपने को प्रदर्शित करें कार्यों के माध्यम से। कार्य की दूसरा सबसे नया कंसेप्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है हमारे समझने के लिए कि वर्क इज़ नॉट मीन टू गेन समथिंग फ्रॉम द आउटसाइड। हम कार्य इसलिए नहीं करते कि कि बाहर से हमें कुछ मिले, बल्कि कार्य हमें इसलिए करना चाहिए कि ब्रिंग आउट समथिंग फ्रॉम द इनसाइड, हमारे अंदर की अभिव्यक्ति हो। जैसे कि ऐसे मान लीजिए कि आप कलाकार हैं, चाहे कोई भी काम करते हैं, तो कोई भी काम आपको अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक अवसर है। जब इस दृष्टिकोण से आप जब काम करते हैं, तो काम में आपका एक्सीलेंस आता है और आपका मन को खुशी देगा। लेकिन जब आप एक्सटर्नल चीज़ होती है, तो आपको वो खुशी नहीं देती है, क्योंकि आप पैसे के लिए काम करते हैं और पैसे का एक्सटर्नल मोटिवेशन रहता है, वो आपको कभी भी हमेशा आपको खुशी नहीं देता है और इसलिए आपको मेंटल हेल्थ में इश्यू आती रहती है। लेकिन यदि आप इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं कि ये हमारे प्रतिभा का प्रदर्शन करने का हमारे एक माध्यम बनता है, तो निश्चित रूप से आपको मेंटल जो हेल्थ इश्यू नहीं आएगा। एक्सेप्ट कर्मा और एक्शन एज ए मीन्स ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट, नॉट एज ए बर्डन। जब आप इस तरह से करेंगे तो जो भी काम आप करते हैं, तो आप माने कि हमारे व्यक्तित्व को निखारने का, संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारने का एक अवसर है। हमारे ऊपर कोई बर्डन, जिम्मेदारी कोई बर्डन नहीं है। ठीक है? ये दृष्टिकोण रहने से निश्चित रूप से आपको मेंटल हेल्थ आपका स्ट्रांग होगा, मेंटल हेल्थ वीक नहीं हो सकता है। आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा-सा इस न्यू फिलॉसफी ऑफ वर्क को थोड़ा मैं और इलैबोरेट करूँगा मैं। जब हम काम करते हैं, जैसे मान लीजिए जो भी काम करते हैं, तो उसका हम उसका समाज से उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है और हम बगैर समाज को कंसीडर किए हम काम को नहीं कर सकते हैं। अधिक से लेटेस्ट एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, कोई बिज़नेस करने वाला है
और बिज़नेस करने वाला कोई दुकान खोलता है, ठीक है, उसका अपना आजीविका होनी चाहिए, उसपे काम करता है। लेकिन यदि उसका केवल प्रॉफ़िट मोटिव ही रहेगा उद्देश्य यदि उस बिज़नेस करने का, तो निश्चित रूप से उसको मेंटल हेल्थ की इश्यू आएगी और उसका इसको कहते हैं हम दूसरी भाषा में कहें तो उसका कंट्रैक्शन ऑफ द कॉन्शसनेस है, उसकी चेतना संकुचित हो रही है, चेतना विकसित नहीं हो रही है उसकी, है ना? क्योंकि केवल वो अपने लिए केवल सोच रहा है। लेकिन अब जैसे यहाँ पर अब हमारे बॉडी सिस्टम को पिक्चर में देखेंगे आप, तो ये अपने बॉडी के डायग्राम में लगा रखा है, हमारा जो शरीर का जो अंग है, सारे अंग अपने लिए काम नहीं करते हैं। सारे अंग एक-दूसरे को सहयोग करते हुए हमारे पूरे व्यक्तित्व को निखारते हैं, पूरे व्यक्तित्व को देते रहते हैं। जो ब्रेन केवल अपनाए देखे, ठीक है? हार्ट केवल अपनाए देखे और दूसरे को अभी आपका ऑक्सीजन सप्लाई न करे, तो फिर क्या होगा? आपकी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। तो ये सारे इंटरनल पार्ट सिस्टम हमारे एक-दूसरे को कोऑपरेट करते हुए हम मनुष्य को ज़िंदा रखते हैं। ठीक इसी तरह से जिस तरह से कि इंटरनल पार्ट आपस में कोऑपरेट करते हैं, हमारे सारे के सारे काम जो भगवान के द्वारा बनाया हुआ जो यूनिवर्सल सिस्टम है, उसमें भी हमारी भूमिका रहती है कि हम उस सिस्टम में अपने काम को उससे जोड़ कर देखें हम। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ़िलॉसफ़ी का पहलू है कि जब आप काम को एन्जॉय नहीं करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपने एन्जॉयमेंट के लिए अलग से तरीका ढूँढते हैं और काम आपको थकान पैदा करती है और जब काम थकान पैदा करेगी, आराम करने जाएँगे और जो लीजर आवर्स होंगे, अवकाश के क्षण होंगे, उसमें जनरली आप बहुत क्रिएटिव एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। और इससे क्या होता है कि वर्किंग आवर अलग होता है, लीजर आवर अलग आपका रहता है। सामान्य तौर पर आज की कार्यप्रणाली को देखेंगे कि मंडे से फ्राइडे तक लड़के खूब काम कर रहे हैं, आईटी में देखिए और उसके बाद से काम करके पैसा कमाते हैं और सैटरडे संडे को जाते हैं अपना रिलैक्स करने के लिए, एन्जॉय करने के लिए। लेकिन जब सैटरडे संडे एन्जॉय करते हैं और संडे को शाम को उनको पूछिए तो उसके बाद से वो टायर्ड नज़र आते हैं। क्योंकि एन्जॉयमेंट में कहीं कार से गए, बाहर गए, वहाँ भी भीड़ लगी रहती है, फिर वहाँ से आते हैं, वहाँ भी थक जाते हैं। तो हैप्पीनेस नहीं आ पाता है। तो आगे आपका कार्य से हैप्पीनेस का रिलेशन डायरेक्ट आपको जोड़ना पड़ेगा और हैप्पीनेस जो ये हैप्पीनेस से जो जुड़ाव होगा वो तब उत्पन्न होगा जब आप कार्य को अपने इनर पोटेंशियल को अभिव्यक्त करने का माध्यम मानेंगे और उसको समाज के परिप्रेक्ष्य में रखकर करेंगे। तो ये केवल ना आपका व्यक्तिगत उन्नति करेगा, सामाजिक भी उन्नति करेगा और आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी करेगा। और आदि आप काम में आनंद करते हैं, फिर आनंद के लिए अलग घंटे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल से अपनी बातों को स्पष्ट करना चाहूँगा मैं। एक साइंटिस्ट है जो रिसर्च करता रहता है, अपने कामों को ज्ञान की खोज में लगा रहता है, उसको घंटे का टाइम पता नहीं चलता है, काम को अपना एन्जॉय करता है। एक पेंटर जो है पेंटिंग करता रहता है, अपने काम को एन्जॉय करता है, तो उसके लिए अलग लेजर और ज़रूरत नहीं होती है। तो अपने काम से वो सैटिस्फैक्शन उसको हैप्पीनेस सारा मिलता है, तो उसका काम बहुत एक्सीलेंट होता है, ठीक है। दूसरी बात है कि काम जो भी हम करें हम ईश्वर को समर्पित करके करें हम ये ना माने कि मैं काम करता हूँ। स्पिरिचुअल इसका एंगल है, आई एम द डूअर। जब आपका ये कंसेप्ट आता है तो ईगो आपका बढ़ता है। आई एम द ओनली इंस्ट्रूमेंट, मैं केवल एक माध्यम बन रहा हूँ, काम कराने वाला कोई और है, मैं एक माध्यम बन रहा हूँ, ठीक है। जो आपकी प्रतिभा के अनुरूप, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपका बॉस जो है आपके टैलेंट को देखते हुए आपको काम देता है कि ये लड़का इस काम में अच्छे तरह से करेगा, इसलिए वो काम दिया जाता है। सभी को सब काम नहीं दिया जाता है। उसी तरह से ईश्वर भी, ईश्वर के हम संतान हैं जो इस धरती पर आए हुए, हमारी प्रतिभा के अनुरूप, हमारी क्षमता के अनुरूप ईश्वर भी हमें कोई काम देता है और उस काम को करने के हम माध्यम बनते हैं। जब इस कंसेप्ट के साथ हम आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो कभी अहंकार की उत्पत्ति नहीं होती है और अहंकार जो है हमारा गलता रहता है कि हम केवल माध्यम बनते हैं। और जहाँ जब अहंकार जब गलता है तो आपके अंदर करुणा जन्म लेती है। एक बात ध्यान दीजिएगा, अहंकार का और करुणा का ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। जो जितना ही अहंकारी होगा उसके अंदर उतना ही करुणा कम होगी, ठीक है। और जिसका अहंकार गला होगा उतना ही वो करुणावान होगा। तो ये आपकी एक तरफ जब आप ये फिलॉसफी अपनाते हैं कि मैं केवल एक कार्य का एक माध्यम बन रहा हूँ, मेरी प्रतिभा को, मेरी क्षमता को ध्यान रखते हुए ईश्वर ने इसमें अवसर प्रदान किया है, तो आपका अहंकार गलता है। और जैसे आपका अहंकार गलता है अर्थात नेगेटिव इमोशंस, तो पॉजिटिव इमोशन जो करुणा कंपैशन है वो जन्म लेती है। और जब करुणा जन्म लेती है तो आप समाज के लिए, दूसरे अपने मनुष्य जाति के लिए काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए ये न्यू फिलॉसफी ऑफ वर्क मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरत है आज के जनरेशन को, हम सभी को जानने के लिए। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो था प्रतिपक्ष भावना था।
प्रतिपक्ष भावना में क्या है कि आपका जब बैड थॉट्स आपके माइंड में राइज होते हैं तो हमको जस्ट उसके अपोजिट करना चाहिए, ठीक है? अपोजिट सोचना चाहिए। जैसे क्रोध को प्यार से जीतने की कोशिश करे आदमी, जैसे आग लगती है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं फिजिकल लेवल में। आग लगती है तो आग में आपको पेट्रोल तो डालेंगे तो और आग भड़क उठेगी। तो आग को शांत करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? आप उसके ऊपर इस फायर एक्सटिंग्विशर डालें आप। तो क्या हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ फायर आप उस हिसाब से उसको पानी डाल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, तो उससे आप सिर्फ फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं। उसी तरह से जब हमारे अंदर जो बैड थॉट्स आते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट प्रतिपक्ष भावना की जो बात की गई है, वो बैड थॉट्स की बात कही है, बुरे विचारों की बात कही है, अच्छे विचारों की बात नहीं कही गई है। तो जो हमारे पास बुरे विचार आते हैं, उस समय में प्रतिपक्ष भावना उसके उल्टा अपोजिट हमें लाना पड़ेगा, और लाने से क्या होगी, आप उसको शांत करते हैं, उसको नई डायरेक्शन एनर्जी देते हैं हम। और ये जब आप प्रोसेस करते हैं तो हमारे अंदर हमारे जो हैबिट लगातार करना पड़ेगा, इतना आसान काम नहीं है। धीरे-धीरे करते-करते आपके अंदर आदत डेवलप करेगी। तो आपके अंदर ऐसा स्टडी किया गया है कि आपके अंदर जो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर है, ब्रेन जो है, हमारा जो मस्तिष्क जो है, उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, स्ट्रक्चर बना रहता है। तो ऐसा साइंटिफिक स्टडी क्या किया गया है कि आपके जब इस तरह से सोचते हैं तो आपका जो पहले का जो स्ट्रक्चर रहता था, वो बाद के स्ट्रक्चर जो ऐसे सोचने के बाद से बदल जाता है। तो आपके थॉट प्रोसेस बिल्कुल बदल जाती है। इसमें ये प्रतिपक्ष भावना जो अपनी भारतीय संस्कृति की देन है, इसको वेस्टर्न वालों ने दूसरी तरह से इसको एक्सपेरिमेंट किया। और ये डेविड एगलमैन एक ऑथर हैं, उन्होंने एक बुक लिखा था द ब्रेन। और जो ब्रेन के अंदर यहाँ टॉपिंग द लिविंग ब्रेन, टॉपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, द लिविंग ब्रेन बुक का नाम था। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी सी चर्चा किया था। उस चर्चा को मैं आपके सामने रखूंगा मैं, और एक्सपेरिमेंट किया था। और उस एक्सपेरिमेंट के बाद से इस सिद्धांत को आपको एक तरह से वैज्ञानिक मान्यता मिली थी। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि एक लेडी जो थी, जो ड्रग की बहुत एडिक्ट थी, और ड्रग एडिक्ट के बाद से उसके बाद से ये आपका न्यूरोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है। तो उसका नाम कैरेन था, और उसको ड्रग लेती रहती थी, और वह कोकीन लेती थी, और करीब 2 दशक कह लीजिए, 20 सालों से उसकी आदी हो चुकी थी, और उससे पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। अब उसके सामने उसको क्या किया गया कि एक ब्रेन स्कैनर के सामने लगाया गया, लाकर उसका रखा गया, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये डॉक्टरी टर्म है, समझने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे समझिए कि स्कैनिंग करके आपके सामने इमेज आ रहा है। और उसके सामने क्या हुआ, उस औरत को बैठाया गया और उसका स्कैनिंग किया जा रहा है, और उसके सामने एक क्रैक कोकीन दिखाई जा रही है, मतलब कोकीन दिखाया जा रहा है जिसका ड्रग एडिक्ट था। अब उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो उसके ब्रेन के अंदर पूरा हलचल हो रहा था, और उन्होंने क्या देखा, इस हलचल में क्या देखा कि कुछ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है, जिसको उन्होंने साइंटिस्टों ने क्रेविंग नेटवर्क नाम दिया। क्रेविंग नेटवर्क जिस मतलब जो उसको चाहता है, चाहने वाला नेटवर्क पूरा एक्टिव होते हैं, और उसका अलग स्ट्रक्चर बदल रहा है। अब अब क्रेविंग नेटवर्क को आपको इसको करने के लिए हमको सुप्रेशन नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती थी। अब उसके उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने देखा कि जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि जो ड्रग लेने की उसकी चाहत थी, और एक चाहत उसको थी कि ड्रग नहीं लेना है, दोनों के बीच ब्रेन के अंदर न्यूरॉनों के अंदर फाइट हो रही थी। तो एक को उन्होंने क्रेविंग नेटवर्क नाम दिया, दूसरे को उन्होंने सुप्रेशन नेटवर्क नाम दिया, और ये संघर्ष ऊपर से ब्रेन में अंदर कुछ समय तक चलता रहा। अब उसके बाद से उन्होंने क्या किया कि जो अब कैरन के सामने सारा जो युद्ध हो रहा था न्यूरॉन के स्ट्रक्चर का, कैरन खुद उसको देख रही थी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। और उसके बाद से क्या हुआ कि अब उसके आगे अब प्रतिपक्ष भावना उसको लाया गया। और प्रतिपक्ष भावना किस तरह से लाया गया कि उसके सामने उसने बोलना शुरू किया गया कि आप उसके काउंटर थॉट जनरेट किया गया, और काउंटर थॉट ये कहा गया कि आपकी ये ड्रग ने कैसे आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, आपके पूरा मानसिक शांति को बर्बाद कर दिया, आपके पूरे पारिवारिक ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। आप याद कीजिए, आपका पूरा करियर बर्बाद हो गया, ठीक है? और इस थॉट को बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर जो उपस्थित डॉक्टरों ने से बातचीत किया, और उसका से उन्होंने देखा कि जो ब्रेन का जो एरिया है, वह अलग तरह से एक्टिवेट कर रहा था, है ना? और वो एक्टिवेट करने के बाद से कुछ समय के बाद से वो सुप्रेशन नेटवर्क जो है, उसमें वह हावी हो गया क्रेविंग नेटवर्क के ऊपर। तो ये प्रतिपक्ष भावना थी। इसी का साइंटिफिक एग्जाम्पल आपके सामने दिया मैंने कि ये वेस्टर्न साइंटिस्ट ने ये काम किया था। तो अभी आप सब्लिमेशन प्रोसेस में फैकल्टी ऑफ फीलिंग के अंदर हम अभी भावनाओं को उदात्तीकरण करना चाहते हैं।
तो भावनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये रहेगा कि जब हमारे अंदर बुरे विचार आते हैं, उनको अच्छे विचारों से हम उसको रिप्लेस करें हम। कभी जो भी बुरे विचार आते हैं, तो हमारे अंदर जागरूकता होनी चाहिए कि हमारे अंदर बुरे विचार आ रहे हैं। पहला स्टेप अवेयरनेस होना चाहिए कि यस, मेरे अंदर बुरे विचार आ रहे हैं। दूसरा स्टेप ये है कि मुझे इस बुरे विचारों को आपको चेतना में जागृत करते हुए कि इसको मुझे रिप्लेस करना, अच्छे विचार से रिप्लेस करना है। और ये आदत को बार-बार दोहराना है, और जितनी बार इस आदत को दोहराएँगे आप, तो आपके अंदर क्या होगा कि आपके अंदर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बदल जाएगा और बाद में इसको स्वतः होने लगेगा, इसको आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज का जो तीसरा पॉइंट है क्षमा। अब आप देखेंगे कि आप चाहे किसी संगठन में काम करें या किसी परिवार में काम करें और या इस संसार में रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी जब रहते हैं, तो ये आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी भी रहे, तो ये संभव नहीं है कि कभी न कभी हमसे किसी न किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची जाती है। लेकिन एक बात सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें याद रखनी चाहिए कि कोई भी आदमी जानबूझ के किसी दूसरे की भावनाओं को ठोस नहीं पहुँचाता है, जब तक वो खुद उसकी भावनाएँ घायल ना हुई हो, खुद उसको हर्ट ना हुआ हो। जब आदमी कोई जैसे आप किसी परिवार में लीजिए, परिवार में कोई आपके ऊपर गुस्सा करता है, तो इसका मतलब समझिए कि पहले वो उसके अंदर उसकी भावनाएँ आहत हुई हैं, तभी वो आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है। या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में लीजिए, आपका बॉस आपके ऊपर, आपका जो कमांडर है आपके ऊपर चिल्ला रहा है, आपको कुछ कर रहा है, तो पहले आपकी गतिविधियों से वो हर्ट हुआ है, फिर आपको वह हर्ट कर रहा है। जानबूझ के आपको हर्ट नहीं कर रहा है, वो हर्ट हुआ उसके बाद हर्ट कर रहा है। हम हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि हमसे कुछ गलती हुई तो हमारे बॉस, चाहे हमारे माता-पिता, चाहे हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमें बड़े हैं, तो चाहे ऑफ़िस में हो, चाहे फैमिली में हो, हमें माफ़ करें। ठीक इसी तरह से हमसे जो छोटे हैं, चाहे हमसे जो कुछ भी हो, उसको भी हमें माफ़ करने की आदत डालनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा क्या है कि जब इस तरह की गलती होती है, तो गलती किसी से हो सकती है, छोटे हों, बड़े हों, तो हमें विनम्रतापूर्वक अपनी गलतियों को मानना चाहिए। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और दूसरे गलती करते हैं, तो हमें उदार दिल होकर के उनको माफ़ भी करना चाहिए। अब ये प्रश्न ये उठता है कि अब बहुत लोग ऐसे कहेंगे कि अगर बच्चा शैतानी करता है, तो क्या उसको हम दंड न दें? कोई एम्प्लॉयी यदि मेरे साथ काम करता है, यदि वह कुछ और काम करता है, तो क्या उसको पनिशमेंट न करें हम? ये कैसे संभव है? तो इसका मतलब इसके बारे में मेरा ये कहना है कि फॉरगिवनेस, क्षमा करने का मतलब नहीं होता है कि आप दूसरे को उनकी गलतियों के लिए सज़ा नहीं देंगे। इसका मतलब ये होता है कि आप उनके प्रति कोई ग्रज, कोई कंप्लेन, कोई चीज़ अपने मन में भाव नहीं रखेंगे। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन करके अपना ऑपरेशन ठीक करके और सर्जरी करके पेशेंट को ठीक कर देता है। ठीक उसी तरह से आप भी उस तरह से उस दृष्टिकोण को अपनाइए, और आप सर्जरी करते हुए, उसकी मानसिक सर्जरी करते हुए आप उसको आप बताइए, लेकिन उसके प्रति कोई मन में दुराग्रह मत रखिए। दुराग्रह रखने से आपका नुकसान ज़्यादा होगा, आपको ज़्यादा हार्म करेगा। अब सबसे इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हम दूसरे को गलतियों को इसलिए ना माफ़ करें कि दूसरे के ऊपर हम एहसान कर रहे हैं। हम दूसरे की गलतियों को इसलिए हमें माफ़ करना चाहिए कि वो हमारे लिए बहुत लाभदायक रहता है। क्योंकि जब आप किसी की गलतियों को लेकर के अपने मन में आप उसको ढोते रहते हैं, तो वो आपके मन पर एक बोझ बन जाता है, और आपको मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत हर्ट करता है, बहुत आपको मतलब तोड़ देता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी क्षमा करने की आदत को डेवलप करें, क्षमा करना सीखें, ये हमारे हित की बात है। जब किसी को आप जो क्षमा करते हैं, तो आपका दिल और दिमाग का विस्तार होता है, और और जब आप इस तरह रहते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें में आदमी झगड़ा कर लेता है, शांति को खो देता है। लेकिन जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों को आप इग्नोर करते हैं, तो आपका घर का माहौल, फैशन का माहौल, सबका माहौल बहुत खुशनुमा बन जाता है। और एक फ्रेड रिस्किन ने बहुत अच्छा बात बोला था, फॉरगिविंग समवन कैन बी अ पावरफुल एंटीडोट। बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है हमारे लिए कि हम किसी को माफ़ करें, बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है। लास्ट पॉइंट आज के चर्चा का वो ये प्रेयर है, प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना क्यों करें, कैसे करें? अब हम जो क्षमा किसी को करते हैं, तो अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया को चेक करने के लिए क्षमा करते हैं।
ये तो मतलब आप रिएक्टिव, आप ये कह लीजिए कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स तो नहीं कहेंगे एक तरह से, आप कोई एक्शन होता है उसके बाद हम क्षमा करते हैं, लेकिन प्रेयर में ऐसा कोई जरूरत नहीं है ना। प्रेयर क्या है? द पावर इज टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स गॉड। जब प्रार्थना करते थे, भगवान हमें शक्ति दो कि मैं सबका कल्याण कर सकूं, भगवान मुझे शक्ति दो कि मैं अपना विकास कर सकूं मैं, तो ईश्वर से आप प्रार्थना करते हैं। और जब प्रार्थना करते हैं तो आपके अंदर अहंकार गलता है। हमेशा देखिए, मनुष्य को सबसे अधिक चीज कोई परेशान करती है तो अहंकार है उसका, और अहंकार गलने का सबसे पहला स्टेप जो है वो आपका प्रेयर है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आप देखिएगा कि आपका अहंकार गलता है, लेकिन अहंकार को गलाए भी आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। और जो भी शक्ति आपका लोअर लेवल पर जो काम करती रहती है, प्रार्थना के बाद आप देखिए कि वो हाई लेवल पर काम करती है, क्योंकि जब आप किसी से प्रार्थना करते हैं तो आप ऊंची शक्ति से जुड़ जाते हैं। आप इसको अपने दैनिक जीवन में एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, सपोज कीजिए, और किसी बॉस से आप प्रेयर करते हैं और बॉस आपको खुश हो जाता है, तो बॉस की शक्ति आपकी शक्ति के साथ मिल जाती है। संसार के एग्जाम्पल लेते हैं। उसी तरह से जो सुप्रीम बॉस है, जो हमारा ईश्वर है, आप मानते हैं, आप ईश्वर को नहीं मानते तो प्रकृति को मानते हैं, तो उससे आप जब प्रे करते हैं तो उसकी शक्ति आपकी शक्ति के साथ मिल जाती है, तो आप जो शक्ति लो लेवल पर काम करती थी, उच्च लेवल पर लगती है काम करने। और इस प्रक्रियाओं के माध्यम से आपका जो धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, और हमारे फीलिंग को हर्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। तो इस 4 उपायों को चर्चा करते हुए, 4 उपायों को प्रक्रिया में यदि लाएंगे हम, तो निश्चित रूप से हमारी जो फैकल्टी ऑफ फीलिंग है वह उच्चतम आयाम को प्राप्त करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं स्वतः इन प्रक्रियाओं से गुजर रहा हूँ, मैं अब कुछ काम कर रहा हूँ मैं, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, एक्सपीरियंस इज द रियल सोर्स ऑफ नॉलेज। तो मेरा भी एक्सपीरियंस है कि ये चीज़ें काम करती हैं, व्यक्तिगत जीवन में मेरा इसका अनुभव है। अब मैं निष्कर्ष पर ये कहेंगे कि जो फैकल्टी या फीलिंग जो है, उसमें हमको सब्लाइम करने के लिए हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, और एक अच्छे संसार के लिए, एक अच्छे परिवार के लिए, एक अच्छे समाज के लिए, और एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे विश्व के लिए इन शक्तियों का सदुपयोग होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए क्यूरियोसिटी सेशन जिज्ञासा सत्र में आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ मैं। बहुत सुंदर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का बहुत ही अच्छा सेशन रहा। एक एक लाइन मैं कॉपी कलम लेके तो नहीं बैठी, आपने बोला था लेकिन गलती हो गई, लेकिन बहुत कुछ दिमाग में आया, बहुत अच्छा लगा। जी, हैंड रेज है प्रशांत कुमार राय जी, प्लीज अनम्यूट होकर बोले। दीदी मैं थोड़ा लेट जुड़ा, ये जो प्रेजेंटेशन था ये ग्रुप में आएगा क्या? हाँ, इसका रिकॉर्डिंग अभी जाएगा, डाउनलोड करके आपको मिल जाएगा। PDF जैसा आध्यात्मिक इसमें है, ग्रुप में, परिवार में। आप किस ग्रुप में हैं? योगा वाले में योगा। अच्छा ठीक है, उसमें भी डाल दें, ठीक, नो प्रॉब्लम जी। और नेक्स्ट आज सुवर्णा चाचा जी को बुलाते हैं। प्रणाम चाचा जी, और आपके कुछ संत हम लोग के लिए आशीर्वाद के रूप में प्लीज आप बोले। चाचा जी हैं हम लोग के साथ। प्रदीप जी आप भी जुड़ गए हैं। प्रणाम प्रदीप जी। आप मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? जी बहुत अच्छी वाली आ रही है जी। अच्छा, सभी को नमस्कार और शुभकामनाएं, आशीर्वाद। बड़े लोग जो हैं हमसे, उनको प्रणाम। बहुत सुंदर सब कुछ मिला के आपने बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन किया है, और इनमें से कुछ चीज़ें भी धीरे धीरे अगर लोग करते रहें या काम में लाते रहें तो उनके लिए एक तरह से ये शांति का मार्ग बनेगा। सबसे बड़ी उपलब्धि जीवन में जो होती है, जो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद, जैसे
रोटी कपड़ा मकान जो कहा जाता है, उसके साथ भी और उसके बाद भी एक जीवन में संतोष की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है कि हम जो भी ईश्वर ने हमें दिया है या जिस रूप में हमको भगवान रख रहे हैं उस रूप में हम संतुष्ट रहें। तो इसमें एक कहानी के तौर पे हम बता रहे हैं कि किसी काम को किस रूप में देखा जा सकता है। 3 लोग मूर्तिकार थे, मूर्ति बना रहे थे, पत्थर की मूर्ति। आप लोगों में कुछ लोगों ने सुना होगा ये कहानी, नहीं तो दोबारा भी सुनने में कोई हर्ज नहीं है। तो कोई गया तो पहले से पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा अरे मैं पत्थर काट रहा हूँ, मेरा भाग्य उतना अच्छा नहीं था तो मुझे यही काम मिला है, मैं यही कर रहा हूँ। तो वो अपने काम से उतना प्रसन्न नहीं था, मतलब उसको लगा कि पत्थर काटना और ये ऐसा कौन सा काम है। तो दूसरे के पास गए, वही मूर्तिकार, उनसे उन्होंने पूछा तो उनका उत्तर था कि बहुत तरह के काम हैं संसार में, जीविकोपार्जन के लिए कुछ भी किया जा सकता था, मैंने यही काम चुना है और मैं यही कर रहा हूँ, तो ईश्वरी कृपा से ये ठीक चल रहा है। तीसरे मूर्तिकार के पास गए तो उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हैं, कैसे? तो कहें देखिए मैं मूर्ति बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इतनी सुंदर बन जाए और इतनी बढ़िया बने कि लोग इसकी प्रशंसा करेंगे, किसी ने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है और आने वाले समय में भी लोग इस मूर्ति की वजह से मुझे याद करते रहें। तो ये दृष्टिकोण देखें, 3 काम वही हैं, दृष्टिकोण क्या है। तो कम से कम अगर हम तीसरी कैटेगरी में सुंदर मूर्ति बना के विख्यात नहीं हो सकते तो कम से कम दूसरी कैटेगरी में बने रहें कि ये भी एक काम है, इसको करते रहें। आनंद तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि उनके आनंद का स्तर क्या रहा होगा, पहले दूसरे तीसरे का। तो कोई भी काम जो हम करते हैं, ये हमारे सबके लिए ये संदेश है, अगर हम उसको खूब मन लगा के करें, अगर हमें एक तो बहुत बड़ा उपदेश ही है गीता का कि हम लोग निमित्त मात्र हैं, काम तो सब ईश्वर कराते हैं, उनके हाथ से होता है। तो अगर हम लोग ये दृष्टिकोण धीरे धीरे पैदा कर लें तो संतोष बना रहेगा। बहुत बड़ी उपलब्धियां ना हो लेकिन संतोष बना रहेगा। इसी के साथ एक कहानी मैं बताना चाहूँगा, तो सच्ची कहानी है ये। किसी बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए कुछ लोगों को जाना था, साइंटिस्ट लोगों को ही, मतलब एक अब साइंटिस्ट थे या आर्मी या एयरफोर्स के थे कुछ, ये मोटी तौर पे मान लें मिसाइल लॉन्च मान लें, और वो सीक्रेट मिशन था या कुछ था ऐसा। तो हेलीकॉप्टर में 5 या 6 लोगों की जगह थी, ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी और लिया जा सकता था। तो ये लोग एक लेके जा रहे थे, एक सफाई वाले को उसमें लेके जा रहे थे उस काम के लिए। बहुत बड़ा मिशन मान लें, कोई बहुत महत्वपूर्ण काम था। उसमें अब्दुल कलाम जी का जाना आवश्यक था। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी चलना है। इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इसकी कैपेसिटी इतनी है, आप नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा आप अपने लोगों से पूछ लीजिए, ऊपर वालों से, उनको मालूम होगा कि हमें जाना है। तो बाद में ये हुआ कि
वो एक सफाई कर्मचारी था, तो उन्होंने कहा कि इसको रोक देते हैं, इनको ले, अब्दुल कलाम जी को ले लेते हैं। तो अब्दुल कलाम जी अपना फिर वही वो उसी का कपड़ा वपड़ा पहन लिए या जो भी किए। तो उन्होंने कहा देखिए मेरा चुनाव हुआ है एक सफाई कर्मचारी के लिए, तो मैं अपना काम तो करूंगा ही, लेकिन सफाई कर्मचारी का भी काम मैं करूंगा। तो ये मतलब हो सकता है इसमें ये कहानी में कुछ कमी बेशी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी सही घटना है, हमने कहीं पढ़ा है उसके हिसाब से कह रहे हैं। तो मेरा संदेश यही है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं कहीं भी, तो अगर वो उस पे इस मान करके कि भाई हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने प्रांत के लिए काम कर रहे हैं, परिवार के लिए तो करना ही है, अपने सबके लिए समाज के लिए करना है, तो जीवन में थोड़ा ऊंचा उद्देश्य अगर रखेंगे तो उससे प्रेरणा ज़्यादा मिलती रहती है। एक और बहुत छोटी सी सलाह दे के मैं शुरू करूँगा, ख़त्म करूँगा। नहीं कहना, जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते, किसी ने कोई काम कहा कि जरा ये यहाँ झाड़ू लगा दीजिए, या खैर झाड़ू लगाने वाला काम शायद कोई ना कहे, कोई भी काम हो, जैसे कि भाई ये कप यहाँ से उठा के वहाँ रख दीजिए, तो अब यहीं पे एक बहुत बड़ा टेस्ट हो जाता है। किसी ने भी कहा, एक अनजाने व्यक्ति ने भी अगर आपसे कह दिया और अगर आपने उठा के अगर उसको रख दिया, तो एक आप में बहुत बड़ा गुण आ जाता है उसमें कि आप तुरंत उस काम को सीधे सीधे मना नहीं कर रहे हैं। अधिकांश लोगों में ये होता है कि ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, मान लें अगर नहीं ही कहना है तो उसको इस रूप में कहिए कि दूसरे को उसको संदेश तो मिल जाए लेकिन बुरा न लगे। अब कहने का रूप क्या हो सकता है? एक रूप ये हो सकता है कि अच्छा कोई और नहीं है करने वाला, कोई बात नहीं, हम ढूंढते हैं किसी को, या थोड़ी देर रुक के कर देते हैं, या कुछ इस तरह से कि सीधे सीधे न कह के, टालने वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ, एक उसका सही एक अपना मान लें भोज, हमने कहा बार पहले भी कहा होगा कि आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपको खाना परोसा जा रहा है, तो कहने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो बहुत झटके से कह दिए नहीं मुझको नहीं चाहिए, एक बड़ी विनम्रता से कि नहीं, अच्छा नहीं चाहिए, इससे भी उत्तम एक रीत होगी कि नहीं, मतलब नहीं का शब्द न प्रयोग करके कि मेरा भोजन पूरा हो गया है। तो ये तीनों का अंतर देख लें, तीनों में एक ये ऐसे अंतर आ जाएगा। आपने बहुत ज्ञान की बातें, बहुत अच्छी ज्ञान की बातें कही हैं, और आंतरिक शक्ति से ही बहुत कुछ होता है। जैसे विवेकानंद की आंतरिक शक्ति ही थी जो उन्होंने जाकर के शिकागो में वो भाषण दिया और ये हुआ, या आंतरिक शक्ति के बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। जो लोग फौज की कहानियाँ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वहाँ बहुत उदाहरण मिलेंगे कि उनकी आंतरिक शक्ति कितनी बड़ी थी, कितनी बड़ी थी। तो आप सभी को शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने समय थोड़ा ज़्यादा लिया। जी 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 बहुत अच्छा लगा, आपने जो वक्तव्य दिया हम सबके लिए बहुत जीवन में अच्छा आगे बढ़ाएगा। हाँ, मैं सुनता रहूँगा और लोग जो बोलेंगे मैं सुनूंगा। जी 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 हमारे साथ जुड़े हैं अभी है ऑलरेडी अर्जुन पंडित भैया, प्रणाम। अर्जुन पंडित भैया को प्रणाम। आ रही क्या लाइन पे है कि नहीं? देखिए।
जी जी, प्रशांत कुमार राय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं वही भैया को बोल रहा था कि उनका म्यूट है, उनकी आवाज़ आ नहीं रही, वो शायद कुछ बोल रहे हैं। हाँ हाँ, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। आप आपके मोबाइल में पास बटन है नीचे, यदि मोबाइल से जुड़े हैं तो उनको बताना पड़ेगा भैया म्यूट होने के लिए, या 1 मिनट में कॉल करता हूँ, बताता हूँ मैं, ठीक है? तब तक दूसरा काम कर लीजिए। हाँ ठीक है। तो एक आया है मैसेज इस प्रोग्राम के लिए डॉक्टर सरोज राय का, तो वो मैं पढ़ के सुना रही हूँ। उपस्थित गुरुजनों को नमन। अनुजों एवं कार्यक्रमों की जोड़ी चिरंजीवी मिथिलेश जी को हार्दिक स्नेह। हम पूर्ण के अंश हैं। पूर्ण की दिव्यता प्राप्त करना हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, किंतु हमारी भौतिक इच्छाएं हमें भटका देती है। इच्छाओं की पूर्ति होने से लोभ और आपूर्ति से क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है। इसके साथ ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा आदि नकारात्मक अथवा ऋणात्मक भावनाएं स्वाभाविक रूप से सर उठाने लगती है और हमें धोखे से पतन की ओर ले जाती है। इससे बचने का एकमात्र उपाय इन ऋणात्मक भावनाओं को परम सकारात्मक कार्य में लगाना है। ये समाप्त नहीं हो सकती। इन्हें विवेक से प्रबंधित करके उदात्त बनाना है। यह जीवन का वास्तविक पुरुषार्थ है। आयोजनकर्ता भू गौरव ग्लोबल अध्यात्म परिवार का कोटि कोटि आभार। इन्होंने लिखा है, यह कार्यक्रम अध्यात्म को वैज्ञानिक आधार और पर प्रस्तुत करने का अत्यंत सराहनीय प्रयास है। मानसिक ऊर्जा का उत्तरोत्तर विकास करना ही आध्यात्मिक जीवन जीना है और अध्यात्म ही परम आनंद प्राप्ति एवं विश्व शांति का मार्ग है। आज जीवन में समस्याओं की बाढ़ इसलिए है कि हम भौतिक जीवन के आधे अधूरेपन का वर्चस्व है। विश्व ब्रह्मांड को चलाने वाली अदृश्य शक्ति ने हमें संकल्प विकल्प के लिए मन दिया है, निर्णय करने के लिए बुद्धि दी है, सही गलत समझने के लिए विवेक दिया है, किंतु उससे ऊपर है आत्मा की आवाज अर्थात आध्यात्मिक बोध जो प्रामाणिक गुरु से ही मिलता है। इससे मानसिक ऊर्जा के उदात्तीकरण को सही दिशा मिलती है। संपूर्ण भू गौरव टीम को हार्दिक आभार एवं उपस्थित सभी सुहृदयों को नमन। अनुज सदृश चिरंजीवी मिथिलेश जी को अतीब स्नेह एवं उत्साहवर्धन। ये डॉक्टर सरोज राय का मैसेज था जो भू गौरव ग्लोबल के लिए था, जो हमने पढ़ने की कोशिश की। बहुत अच्छा तो नहीं पढ़ना आता है। हमारे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए जी, वो अभी अनम्यूट हो पा रहे हैं। जी जी, प्रणाम स्वागत जी है नमस्ते, आपका। सबको मेरा नमस्कार। जी, ये मेरा पहला सेशन है, लेकिन आज फिर भी मैं मिस कर गया। एक्चुअली मैं ट्रेन में ट्रेवलिंग में था, तो राय साहब का ऑलमोस्ट पूरा सेशन ही मुझे कट के आई, लेकिन फिर भी मैं वीडियो उनका मुझे मिलेगा तो मैं फिर से दोबारा रिप्ले करूंगा डेफिनेटली। ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे मिला है कुछ अपने आप में विकास करने के लिए, और शायद मैं एक्सप्रेसिव होऊंगा तो आगे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूंगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। इस सेशन से काफी उत्साहित लोग इसमें हैं, नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ। तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मैं इस परिवार में जुड़ रहा हूँ। मैं इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है आप आगे हम लोग के साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और अपने भी अच्छे विचारों से हम सबको लाभान्वित करेंगे। जी जरूर धन्यवाद। हम लोग के साथ शुरू से ही एहसन तिवारी भैया जुड़े रहे। आप भी अपनी बात हम शब्दों में रखने का जरूर प्रयास करें। आपका आशीर्वाद चाहिए एहसन तिवारी भैया। सभी लोगों को प्रणाम। ये कार्यक्रम
बहुत ही अच्छा है और साइंटिफिक भी है। इस पर मुझे बहुत कुछ नहीं बोलना है, केवल इतना ही बोलना है कि हम लोग जो काम करते हैं तो उसमें 4 शब्द आते हैं PDCA। P का मतलब होता है प्लान, D का मतलब है डू, और C का मतलब है चेक, और A का मतलब है एक्ट। इस साइकिल के अंदर में मनुष्य सोचना शुरू कर दे, काम करना शुरू कर दे और ये करे तो उसको बहुत ही आनंद मिलेगा। और एक बात बोलनी है कि लोग कहते हैं भजन में कि आदत बुरी सुधार दो, बस हो गया भजन। तो जितनी भी आप दिन भर जो काम किए हैं उसमें क्या गलती किए हैं उसको आप अगले दिन सुधारते जाइए, तो अपने आप भजन की तरफ आकर्षित होते जाएंगे। और ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, बहुत अच्छा है सर का और मैं बहुत अच्छे तरीके से सुनता हूँ जी। नहीं नहीं, हमें नहीं आ रही है। हाँ दीदी, प्रणाम 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 प्रणाम। मैं अभी भी कर्तव्य भूमि पर ही हूँ। हमको बोल रहे हैं, हमको बोलना है क्या? ओ, और पूरा तो विषय क्या था नहीं समझ में आया, लेकिन आंतरिक ऊर्जा हम लोग बात कर रहे थे नहीं, तो कोशिश करते हैं कि आंतरिक ऊर्जा क्या उसी पर बोल देने के लिए।
ये जो हमारा शरीर है ये विभिन्न किस्म की ऊर्जाओं से परिपूर्ण है और यही ऊर्जा जीवन को संचालित करती है। अगर ये ऊर्जा न हो तो जीवन नष्ट हो सकता है। वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि हमारा शरीर ऊर्जा का भंडार है। जिस प्रकार परमाणु बम में ऊर्जा के परमाणु होते हैं और उसके प्रत्येक परमाणु से एक भयंकर विस्फोट होता है, जिससे भारी तबाही मचती है, भारी संघार होता है। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में ऊर्जा का एक सागर समाया है। अगर एक परमाणु इतना बड़ा विध्वंस कर सकता है तो जहाँ हजारों और करोड़ों ऊर्जा है हमारे शरीर में, जो मैंने आपको पहले बताया, तो अंदाजा लगा सकते हैं आप ना कि हमारे शरीर में कितनी ऊर्जा होती है। तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा अंदर में है इसी को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं और प्राण वायु को वैज्ञानिक भाषा में ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा परमात्मा ने जन्म काल से हमारे शरीर में एकत्रित कर रखी है और हमारे शरीर की वैज्ञानिक व्यवस्था ऐसी है कि शरीर में ऊर्जा तब तक कार्यशील नहीं हो सकती जब तक उसको स्पंदित न किया जाए। तो आंतरिक ऊर्जा को स्पंदित कैसे करें? तो आप योगा और प्राणायाम का सहारा लीजिए। अगर आप योगा करते हैं तो बाह्य ऊर्जा संचालित होती है, लेकिन प्राणायाम से आपकी आंतरिक ऊर्जा के तमाम जो तंत्र वो स्पंदित होने लगते हैं और वो काम करने लगता है प्रत्येक। तो अब क्या है कि हमारा प्रत्येक ऊर्जा सक्रिय रहे, इसके लिए जरूरी है कि हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे। और जब आंतरिक ऊर्जा को हम सक्रिय कर लेते हैं तब जाकर हमको ये विचार करना होता है कि आंतरिक शक्ति को हम कैसे सकारात्मक तरीके में लाएं। तो आंतरिक शक्ति को सकारात्मक उपयोग में लाने के लिए तो सबसे पहला है कि सोच को सकारात्मक करना। अगर हम सोचेंगे नहीं सकारात्मक तो सकारात्मक करेंगे कहाँ से? तो सोच को सकारात्मक करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जो अभी बता रहे थे कि आपको क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सभी का सहारा लेना पड़ेगा। क्षमा करना पड़ेगा, दया करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, भजन कीर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि एक कपड़ा होता है ना तो उसको रिन साबुन से साफ करते हैं, किसी को सर्फ से साबुन करते हैं, किसी को लिक्विड सर्फ से साफ करते हैं, किसी को और कैसे साफ करते हैं। तो क्या कहते हैं, भौतिक चीजें हैं। लेकिन ये तो भौतिक चीज कुछ है नहीं, छू नहीं सकते, इसको महसूस कर सकते हैं। तो इसका जो सफाई का साबुन है वो यही सब है। और अभी वो जो उदाहरण दे रहे थे भैया हम लोग के कि वो पत्थर वाली बात, तो ये भी वही है कि जो मैंने आपको कहा, सकारात्मक सोच को सकारात्मक जब तक नहीं करेंगे तब तक दुनिया की कोई ताकत आपके आंतरिक ऊर्जा को सचेतन नहीं करेगी। क्यों नहीं सचेतन होगी? क्योंकि हमारा जो नैसर्गिक शरीर है, जो भगवान का दिया हुआ शरीर है, इसमें नकारात्मक चीजों को बहुत जगह नहीं है। अगर नकारात्मक चीजें होती है तो तुरंत रिएक्शन करता है। एक जीवाणु प्रवेश करके आपको बुखार हो जाएगा, आपने उल्टा पुल्टा खेला पेट खराब हो जाएगा, रात जगे आपको चक्कर आने लग गया। तो शरीर आपको तभी समर्थन भी करेगा जब आप अपने चीजों को सकारात्मक तरीके से लेकर के जाएं। आप देर रात जगे आपको परेशानी होगी, लेकिन आप भोर जल्दी उठ जाए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आंतरिक ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना और उसका सही लाभ लेने के लिए जरूरी है कि जो प्रकृति के नियम है उसका हम पालन करते रहें। किशोरी जी के साथ योग करते रहिए और प्राणायाम करते रहिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। यदि मैं बाहर हूँ, कुछ ऑफिसर्स लोग आए हुए हैं लखनऊ से, मैंने कहीं खोला तो मैंने कहा कि चलो अभी बैठा था इस जगह तो चलो ओपन कर लें। मैं बैठा हूँ, होटल में हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
जय। यहाँ पे उपस्थित सभी जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं उन सभी को मेरा शाही प्रणाम, और जितने भी हमारे कनिष्ठ हैं उन सबको ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। ये चर्चाएं आध्यात्म पे आज चल रही है, बहुत ही शानदार तरीके से मिथिलेश जी ने इसको सभी लोगों के सामने रखा, हालांकि मैं थोड़ा लेट से जुड़ा, और किशोरी जी इसको इतने शानदार तरीके से बहुत ही सुंदर व्यवस्था के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। जितना भी आप लोगों का बड़ाई किया जाए कह सकते हैं तो वो कम ही होगा। ये होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। आध्यात्म अपने आप में एक ऐसा विषय है जो एक समुद्र की तरह है, जिसमें आप जितना अंदर घुसते जाएं, जितना अंदर घुसते जाएं, जितना अंदर घुसते जाएं, उसका था पाना बहुत मुश्किल है। हम लोग सिर्फ एक चीज जानते हैं, ये शरीर, ये जीवन जो हम लोगों को मिला है, आगे क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। पीछे क्या हुआ था नहीं हुआ था ये भी किसी को नहीं पता। हम जब से पैदा हुए हैं तब से कुछ चीजें देखते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं। उन चीजों को समझते हुए, देखते हुए, जानते हुए, भविष्य की चिंता ना करते हुए, वर्तमान को सही तरीके से जीने का नाम ही जीवन है। तो वर्तमान में जिए, भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता ना करें, भूत को देखते हुए भविष्य का जो कार्य है उसको करने की अपेक्षा जरूर करें, भविष्य का प्लान जरूर बनाएं, लेकिन भविष्य में ही जिए ऐसा कोई कार्य ना करें। वर्तमान में जिए, आज की स्थिति में जिए, आज की परिस्थिति में जिए, सदा मुस्कुराते रहें, सदा हंसते रहें, लोगों को मुस्कुराने का मौका दें, अपने तरफ से कभी किसी को भी कोई तकलीफ ना देने का प्रयास करें। यही जिंदगी का मेन लक्ष्य होना चाहिए। यही हमारा आध्यात्म बताता है, यही हमारा जीवन बताता है, यही हमारा संस्कृति बताता है, यही हमारा सनातन बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शाही प्रणाम। क्या हुआ फेरी? जो जी प्रणाम दीदी। नहीं जुड़ता हूँ बीच बीच में, लेकिन पूरा टाइम नहीं मिलने से पूरा मैं कवर नहीं कर पाता हूँ, ये बात है। आज भी जो है मैं रास्ते में था तो थोड़ा बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ, तो जस्ट 15-20 मिनट में जरूर सुना। ठीक है, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और इससे लोगों को फायदा काफी होगा अगर उसका अनुकरण हम लोग जीवन में करें। तो मैं आगे भी तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बट ये कार्यक्रम अच्छा है और मैं लगातार जुड़ता रहूंगा और इससे जो भी होगा अच्छा प्राप्त करता रहूंगा और लोगों के लिए करता रहूंगा कुछ। थैंक यू।